आदाब, नमस्कार। मैं मेराज अहमद। आज हम फूलपुर डाक बंगला में स्थित हैं। आज हमारे साथ सिकंदर प्रसाद कुशवाहा, जो बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी के लीडर हैं, और वो मुख्य सेक्टर प्रभारी आजमगढ़ मंडल हैं। आज हम इनसे उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन जो अपकमिंग है आगामी, उसके बारे में चर्चा करेंगे और बीएसपी की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके बारे में भी जानेंगे कि क्या चल रहा है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपको जी। पहला सवाल आपसे ये है कि आप ऐसी नैया पे सवार हैं जो पूरी तरीके से डूब रही है। अगर हम पिछले 4 इलेक्शन की बात करें, लोकसभा की और चाहे तो हम विधानसभा की बात करें, चारों में बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस है। आप ऐसी नैया पे सवार हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुजन समाज पार्टी माननीय कांशीराम साहब ने बनाया है 14 अप्रैल 1984 को, और ये बहुजन समाज पार्टी 4 बार सरकार माननीय बहन जी के नेतृत्व में बनी है। और उत्तर प्रदेश में जो 74 वर्ष का इतिहास रहा है इस प्रदेश में जो हमारी सरकारें रही हो, गरीब, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक विरोधी सरकारें रही हैं, उन्होंने कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया। और जब अवसर माननीय बहन जी को मिला तो उन्होंने सर्व समाज को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम उन्होंने सभी समाज के लोगों को अपनी सरकार में भागीदारी दी। समाज में जो विकास के कार्य थे उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा कार्य किया माननीय बहन जी ने। इसके बाद जो कानून व्यवस्था थी उसको भी उन्होंने काफ़ी संख्या में यहाँ पर पूरे देश में माननीय बहन जी ने अपनी कानून व्यवस्था को दिखा दिया कि हमारा जो है कानून का राज चलेगा, विकास का राज होगा, विकास होगा। मैं जो सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इतनी बेहतर परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो पा रही? चाहे तो पिछले 2 असेंबली इलेक्शन की बात की जाए, चाहे तो जनरल इलेक्शन की बात की जाए। 2012 में मायावती की सीट कुछ ठीक ठाक थी, नियर अबाउट। फिर उसके बाद 2017 में अगर हम बात करें तो वो 19 घट करके आ गई, और 2014 में लोकसभा में बात करें तो वो कुछ भी नहीं थी, और इधर तो मान लीजिए 11 सीट है 2019 में। तो ये दिन ब दिन डिक्लाइन क्यों होता जा रहा है, जनाधार क्यों खोता जा रहा है? मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा था। ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी का जो वोट परसेंटेज है हमारा, जो वोट हमारे जो विधायक हुए हैं 4 बार सरकार में, उनको जो वोट मिला है, और 2012 में जो वोट मिला है उससे जो हमारी सरकार थी पूर्ण बहुमत की 2007 से 2012 तक, उससे ज़्यादा वोट पाकर हमारे विधायक हार गए। अधिकांश सीटें हम 2000, 1000, 5000 के बीच अंतराल से चुनाव हार गए। ऐसा रहा कि यहाँ की जनता भोली भाली जनता है, गरीब जनता है, और ये जो जनता है, ये जो कुछ ऐसे लोग हैं, चंद चालाक लोग, जिनके बगलावे बहकावे में आकर उन्होंने तमाम प्रलोभन दिया। कोई नौकरी, करोड़ों नौकरी देने की बात कहा, किसी ने मुफ्त में सारी सुविधा देने को कहा, किसी ने छात्रों के लिए कहा कि हम जो है सबको वजीफ़ा देंगे, या तमाम प्रलोभन देकर वो जो हमारे जो भोले भाले लोग थे उनका वोट ले लिया, बहका के उनको, और सत्ता हासिल कर लिया। लेकिन ये समाज जो है जागरूक हो गया है। ये समाज जो है देखा कि हमारे साथ छलावा हुआ है, हमें धोखा दिया गया है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, और झूठ बोलकर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इसलिए पुनः वो समाज फिर माननीय बहन जी की तरफ देख रहा है, और निश्चित तौर पर सर्व समाज बहन जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। उसी क्रम में हमारा संगठन का काम बड़ी तेज़ी से बूथ स्तर तक चल रहा है। आपने इशारा किया कि भारतीय जनता पार्टी जनता को, यहाँ की भोली भाली जनता को बहका दी है, जिस वजह से वो लोग सत्ता में आ गए हैं। क्या आप बहका नहीं पा रहे थे जनता को, या फिर क्या वजह थी? ऐसा है, माननीय बहन जी कोई झूठ की राजनीति नहीं कर पाती, कोई झूठा वादा भी नहीं करती हैं। माननीय बहन जी का एजेंडा आपने देखा होगा, जब जब चुनाव आता है
माननीय बहन जी यही कहती हैं, कानून का राज स्थापित करेंगे और विकास कार्य करेंगे। और ये 4 बार के शासन में माननीय बहन जी करके दिखा चुकी हैं। हर समाज, जो गरीब समाज है, जो पिछड़ा समाज है, हमारे तमाम पिछड़ी समाज के भाई हैं जिनको कभी हक अधिकार का अवसर नहीं मिला, वो सब माननीय बहन जी ने अपने शासन में करके दिखाया है। और विकास कार्य, जो गांव में कहीं रास्ते नहीं हुआ करते थे, गांव में कंक्रीट सड़कें, पिच रोड, स्कूल और बिजली व्यवस्था, मकान, सब कुछ माननीय बहन जी के शासन में विकास हुआ है। और निश्चित तौर पर अब जो 2012 से अब तक जो हमारी सरकार नहीं रही है, पूर्व में जो हमारे कार्य हुए हैं उसमें जनता जो है उसका अब गुणागणित कर रही है। जनता उस पर महसूस कर रही कि निश्चित तौर पर माननीय बहन जी का ही शासन अच्छा था और फिर माननीय बहन जी की तरफ लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। बीएसपी की बात की जाए, जिस पार्टी से आप संबद्ध रखते हैं, बीएसपी बीजेपी की जो भी पॉलिसी होती है उसका खुल करके विरोध नहीं करती, तो क्या ये माना जाए कि इंटरनली वो एक तरीके से सपोर्ट करती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो लोग ये अफवाह उड़ाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी का सपोर्ट करती है, तो ऐसा नहीं है। 3 बार की बहुजन समाज पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी से मिलकर हम लोगों ने बनाया, माननीय बहन जी के नेतृत्व में सरकार बनी। और 3 बार की सरकार में जो भी नीतिगत फैसले माननीय बहन जी ने लिया, सर्व समाज के हित में लिया। और निश्चित तौर पर जो ये लोग आरोप लगाते हैं कि बहन जी उधर से मिली, ऐसी कोई बात नहीं है। बहन जी हमेशा ट्विटर के माध्यम से और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के भारतीय जनता पार्टी का जो गलत कार्य है उसका विरोध करती हैं। निश्चित तौर पर आप देखेंगे ट्विटर से और कॉन्फ्रेंस से कि निश्चित तौर पे ऐसा है। लेकिन कुछ लोग अफवाह उड़ाते हैं कि बहन जी उधर मिली हुई हैं वोट के चक्कर में, लेकिन वो वोट उनके साथ जाने वाला नहीं है। वो वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ है और चट्टान की तरह खड़ा है। निश्चित तौर पर बहन जी को इसका 2022 में सरकार 5वीं बार बहन जी को बनाने के लिए तैयार है वोट। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि बीएसपी आइडेंटिफाइड पॉलिटिक्स करती है, जब भी सत्ता में होती है तो हरिजनों का विकास होता है, चाहे तो एजुकेशन लेवल पे एजुकेशनली देखा जाए, चाहे तो डेवलपमेंट के मानक से देखा जाए, नौकरी के मानक से देखा जाए, तो उन्हीं का हर तरीके से अपलिफ्ट में उत्थान किया जाता है। तो ये आरोप कहाँ तक सही है, अगर मैं आपके दृष्टिकोण से बात करूँ? ऐसा है कि जो गलत आरोप लोग लगाते हैं, जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, जो पिछड़ा समाज है या अल्पसंख्यक समाज है, माननीय बहन जी सभी समाज के लोग, जिन समाज को इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी हक अधिकार से वंचित थे, न्याय से वंचित थे, ऐसे समाज को बहन जी न्याय दिलाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनका विकास करने के लिए उन्होंने काम किया है। ये आरोप जो लगाते हैं वो झूठा आरोप है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहन जी ही सच्ची नेता हैं, गरीबों को, पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की। और जो समाज है हमारा, कहीं न कहीं बहकावे में लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, बहक जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो लोग गलत सही खुद समझने लगे हैं कि कौन सरकार अच्छी थी, कौन नहीं। अभी हाल ही में राम अचल राजभर और लालजी वर्मा निष्कासित कर दिए गए पार्टी से। एक बड़े नेता थे वो, बीएसपी के अंदर की बात की जाए, एक अच्छा प्रभुत्व था उनका। क्या लगता है कि क्या वजह रही है इसकी, या फिर पार्टी को इससे कुछ नुकसान होगा? आपका इस पे स्टैंड क्या है? ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है, राष्ट्रीय स्तर का मामला है। और चूँकि वो माननीय बहन जी उसके बारे में राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्णय होगा वो लेती हैं। और पार्टी हित में कुछ भी करना हो, माननीय जी बहन जी, कोई अपना हो चाहे पराया हो, बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है वो अपना नहीं देखती है कि हमारा कार्यकर्ता है, हमारा विधायक है, हमारा सांसद है, हमारा मंत्री है, तो ये कुछ भी कोई गलत कार्य करे या कुछ भी करे उसको सपोर्ट करें, तो ऐसा नहीं करती हैं। बहन जी के न्याय की देवी हैं, उनके निगाह में अगर कोई गलत मिला, आपको तमाम उदाहरण होगा, तमाम उदाहरण है कि जब बसपा सरकार में हमारे बड़े बड़े सांसद लोग भी अगर कोई गलत कार्य किए तो बहन जी उन्हें बख्शने का काम नहीं की। ये नहीं कहीं कि ये जो है हमारी पार्टी के सांसद है उनके खिलाफ़ कार्रवाई करने का काम की बहन जी। तो बहन जी निश्चित तौर पर वो जो है ये गलत है तो गलत खिलाफ़ कार्रवाई करती हैं।
और कानून का राज कायम करना, न्याय कानून कायम करना ही उनका उद्देश्य रहता है और उसी के तहत बहन जी काम करती हैं। अगर कहीं लगा बहन जी को कि हमारे जो बहुजन समाज पार्टी में नेता हैं जो बहन जी की वजह से बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए और कहीं से उनसे समाज का भला नहीं हो रहा है और जो है वो अपना कुछ अन्य लोगों से और ज़्यादा लाभ लेने के चक्कर में कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उनका कहीं पोल खुल गया तो भाई ऐसे कार्यकर्ता पदाधिकारियों के खिलाफ माननीय बहन जी जो भी निर्णय करती हैं वो सही निर्णय करती हैं। उस निर्णय से बहुजन समाज के हमारे सभी कार्यकर्ता जो है खुश हैं। तो ये आप मानते हैं कि वो गलत कार्यों में संलिप्त थे और पहले से एक टारगेटेड था कि वो दूसरे दल में जाने वाले हैं? ऐसा जो है मीडिया के माध्यम से सुनने में आया जी। और कहीं न कहीं कुछ होगा, ऐसा लगा होगा, तभी कुछ एक्शन हुआ। और वो जो अगर बहुजन समाज पार्टी के सच्चे थे और बसपा के लिए उन्होंने ऐसे हमारे बड़े नेता, मैं उन्हीं को नहीं कहता, तमाम ऐसे हमारे बड़े नेता जो बहुजन समाज पार्टी से जा चुके हैं या निकाले जा चुके हैं, अगर वो बसपा के सच्चे हितैषी रहते, मानवर साहब के बताए हुए मार्ग पर चलते, बाबा साहब का जो मिशन अधूरा था उसको पूरा करने के लिए सहयोग करते, तो जिस पार्टी ने उनको अर्थ से फर्श तक पहुंचाया, इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उस पार्टी का साथ देना चाहिए था, उसके साथ रहना चाहिए था। किसी अन्य दल में जाने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरे दल में जाके विधायक बनेंगे, यहाँ तो बड़े बड़े पदों पर हो चुके थे। तो ऐसे लोगों को से अब गलती उनकी है और दोषारोपण बहुजन समाज पार्टी के ऊपर करते हैं, ये अच्छा नहीं है। मेरा अगला सवाल ये है कि किसान जो आंदोलन चल रहा है, किसानों का करीब साल भर आंदोलन का हो गया, 3 ऐसे कानून हैं जिस पे एमएसपी को लेकर के मंडी का मामला है, उसको रद्द करने की बात कर रहे हैं किसान, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बार बार इम्पोज कर रही, थोप रही कि नहीं ये आपके हित के लिए, ये आपके लिए कानून बना। तो आपके नज़रिए से अगर बात करें तो क्या कुछ लगता है कि कौन गलत है यहाँ पर? ये भारतीय जनता पार्टी का जो 3 कानून है किसान विरोधी है। अगर भारतीय जनता पार्टी किसानों की पक्षधर होती तो भाई जो जनता है जो चाहती है सुविधा, उसी को सरकार की जिम्मेदारी है, वो वही सुविधा मिलनी चाहिए। यहाँ लोग तड़प रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, दवा के अभाव मर रहे हैं, तमाम समस्याएं हैं, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, गरीब परेशान है, महंगाई चरम सीमा पर है, उस पर सरकार का नज़रिया नहीं जाता है, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है और ये ज़बरदस्ती कानून थोप रही है किसानों का। ये किसान हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है, ये जो है ये गलत है। ये फैसला भारतीय जनता पार्टी गलत है। हम लोग किसानों के साथ है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा से किसानों के पक्षधर रही है और माननीय बहन जी किसानों के पक्ष में शुरू से ही हमेशा ट्वीट करती हैं, कॉन्फ्रेंस करती हैं और उनका हम लोग बहुजन समाज पार्टी के सभी हमारे कार्यकर्ता सब जो किसान के पक्ष में है, किसानों के साथ हैं, खड़े हैं। अच्छा, और मैं सवाल पूछूं तो मुसलमानों का वोट लेकर के, चाहे तो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे तो समाजवादी पार्टी हो और दूसरे दल जो छोटे मोटे हैं, तो मुसलमानों का वोट लेकर के सिर्फ पोलराइज़ करते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं और अपना फ़ायदा उठा लेते हैं। तो बाद में जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद विकास उनके समुदाय में कुछ भी नहीं किया जाता है, चाहे तो किसी शैक्षणिक स्तर पे देखा जाए, चाहे तो राजनीतिक स्तर पे देखा जाए, चाहे आर्थिक रूप से उनको सुदृढ़ करने की कोशिश नहीं की जाती। तो क्या आपकी पार्टी भी इस तरीके से करेगी या फिर इस तरीके का मामला होगा, मुसलमानों का भी कुछ विकास होगा बहुजन समाज पार्टी में? जब माननीय बहन जी की सरकार 4 बार चली है तो आपको इसकी जानकारी लेने की ज़रूरत है कि बहुजन समाज पार्टी जाति विहीन पक्षपात की राजनीति नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी सर समाज की बात करती है। उसी के क्रम में जब बसपा को सरकार बनाने का अवसर मिला, माननीय बहन जी ने देखा कि जो मुस्लिम समाज है बहुतायत संख्या में हमारे प्रदेश में है, तो इसकी आबादी के हिसाब से जो इनके जो मदरसे हैं
वो मदरसा कहीं न कहीं मस्जिदों में चलते थे और वो मान्यता प्राप्त नहीं थे, केवल धार्मिक स्तर पर काम करते थे। माननीय बहन जी ने अरबी फ़ारसी मदरसा बोर्ड का गठन करके उनको जो है मुख्य रूप से जो प्राथमिक और बेसिक विद्यालय हैं उसी के रूप में उनको अरबी फ़ारसी मदरसा बोर्ड का गठन किया बहन जी ने, और उनको प्रमाण पत्र मिल रहा है। और यही नहीं, जो माइनॉरिटी के हित में जो माननीय बहन जी ने अल्पसंख्यक आयोग बनाया, माननीय बहन जी ने सभी ज़िलों में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों की तैनाती की। माननीय बहन जी की सोच थी कि ये मुस्लिम भी बहुत अधिक गरीब हैं, इसमें भी गरीब समाज की संख्या 80% से कम नहीं है, तो ऐसे समाज के लिए अगर इनकी रोजी रोटी के लिए कोई प्रबंध किया जाए तो उसके लिए माननीय बहन जी ने अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का गठन किया, अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया, अल्पसंख्यक कल्याण का अलग मंत्रालय माननीय बहन जी ने बनाया, हज हाउस भी लखनऊ में बनाया। क्या नहीं बनाया, बहुत कुछ माननीय बहन जी ने मुस्लिम के लिए काम किया। छात्रवृत्ति भी मुस्लिमों को उन्होंने दिया, और उनके जो मदरसे थे उनको अनुदान पर भी लेने का काम बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने किया। और जब सरकार 4 बार बहन जी को सरकार बनाने का अवसर मिला तो उसमें जो मुस्लिम का प्रतिनिधित्व था, सबसे ज़्यादा उनकी भागीदारी मुस्लिम समाज को माननीय बहन जी ने देने का काम किया। यही नहीं, विधायक, सांसद, राज्यसभा, एमएलसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में भी, संगठन में भी मुस्लिम समाज के लोगों को बढ़ चढ़ कर भागीदारी, बड़े बड़े पदों पर जाने का अवसर दिया गया। तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर जो बहुजन समाज पार्टी है ये मुस्लिमों की हितैषी पार्टी है और मुस्लिम समाज के हित के लिए हमेशा काम करती है। और अभी आपने देखा 30 नवंबर को जब फैसला आया था बाबरी मस्जिद का, उस समय भी शांति व्यवस्था पूरे प्रदेश में, देश में जो व्यवस्था थी उसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, जहां माननीय बहन जी ने कानून का राज स्थापित करके दिखा दिया। कोई बलवा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई उफ तक नहीं किया। तो ऐसी है माननीय बहन जी, ऐसा हमारा जो है बहुजन समाज पार्टी जो मुसलमानों की सच्ची हितैषी है और हमेशा रहेगी। आगे भी मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर संगठन में काम कर रहे हैं और खड़े हैं। कोई ऐसा काम है भारतीय जनता पार्टी का जो लगता हो आपको कि उन्होंने फाइनली उसको एग्जीक्यूट कर दिया है, धरातल पे उतार दिया, या फिर राजनीति करने के नाते ये स्तर पहुंच चुका राजनीति का कि हर काम उनका खराब लग रहा है, या फिर कोई ऐसा काम ही नहीं हुआ जो गरीब जनता के लिए है, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, जो दलित तबका है उसके लिए है? ये भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार चल रही है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है। और इसकी जो भी फैसले इसके हुए, चाहे नोटबंदी का हो, चाहे जीएसटी का हो, या कोरोना काल में जो फैसले लिए गए, ये फैसले गलत फैसले लिए गए, इनका कोई भी कार्य अच्छा नहीं है। ये सामाजिक सद्भाव, भाईचारा बिगाड़ने वाली पार्टी है, एकता अखंडता को तोड़ने वाली पार्टी है। ये जो है लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर तोड़कर शासन करना चाहती है। और बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो सभी समाज को मिला के सरकार बनाना चाहती है, और सरकार बना के इन्होंने काम करके दिखाया भी है। कोई काम छूटा नहीं है, कोई झूठा भी नहीं है, सब सत्य पर आधारित है। आप यहाँ से लखनऊ से लेकर अन्य जगह कहीं भी आप जाएंगे, अभी माननीय बहन जी हमेशा जनहित का काम करती हैं। जब सबसे पहले इस प्रदेश में यमुना एक्सप्रेस वे माननीय बहन जी ने शुरू किया तो उस समय तमाम लोगों ने विरोध किया था। इसके बाद जो ये 6 लेन 4 लेन ये जो है शुरू इस समय बना है या बन रहा है, इसका DPR बहन जी के समय ही शुरुआत हुई थी। तो बहन जी का अच्छा शासन रहा है और लोग अब जो है गांव के लोग महसूस भी कर रहे हैं, हमारे मतदाता भाई बहन सब लोग चाहते हैं बहन जी। पार्टी में अगला मेरा सवाल आपसे ये, पार्टी में होने के नाते क्या नेताओं की एक मजबूरी होती है कि उन्हीं की पार्टी लाइन पे बोलें, चाहे तो कोई गलत भी काम हो उसको सही ही करारना है, ऐसा होता है? मैं आपके नज़रिए से अगर जानना चाहूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। अक्सर लोग अपने दल की वाहवाही की बात करते हैं, अपने दल की ही बात करते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का हमारा जो वर्कर है, जो हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, ये जो है इसमें कोई अपने
पार्टी के हित की बात नहीं, पार्टी जो कार्य की है, जो पार्टी का कार्य है, बहुजन समाज पार्टी का गठन जब 1984 में हुआ, 14 अप्रैल 1984 को, तो ये गठन करने की वजह थी कि यहाँ जो है, यहाँ पर ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भारतीय संविधान, और जिसने 2 साल 11 महीना 18 दिन में भारतीय संविधान लिखा हो, और जो सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, विश्व का ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है बाबा साहब को, उनके बाबा साहब का के संविधान को पूर्णतः लागू करने के लिए किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया, गरीबों के हित में कुछ भी नहीं हुआ, तो बहुजन समाज पार्टी उनके मिशन को लेकर आगे बढ़ने का काम की, लोगों को जागरूक करने का काम की, और जिन संतों गुरुओं महापुरुषों का सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन में वो जो है वो रोल रहा है, उन्होंने जीवन पर्यंत गरीबों, पिछड़ों, कमज़ोर लोगों के हित के लिए उन्होंने लड़ा है, उन्हीं लोगों के पद चिन्हों पर चलकर ये बहुजन समाज पार्टी समाज हित में काम करती है, किसी व्यक्ति हित में काम नहीं करती। इसलिए जो इसका वर्कर है पार्टी के प्रति वफादार तो है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, झूठ के रास्ते पर नहीं चलते। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि हम जो है बसपा के हैं तो बसपा की बात कर रहे हैं। बसपा के काम की बात करेंगे, बसपा के द्वारा जो कार्य जनहित में किए गए हैं उस कार्य की बात हम करेंगे। तो हम झूठ की बात नहीं करते और हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं। काम बसपा ने किया है सबसे ज़्यादा। हाँ, अगला सवाल आपसे ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी गांधीवादी विचारधारा को आगे बढ़ा रही है, बढ़ा पा रही, या फिर आरएसएस का एजेंडा थोपा जा रहा है हिंदुस्तान के ऊपर? हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, एक यूनिलेटरल यानी एक तरफ मामला किया जा रहा है। पहली बात तो यह है, ये भारत देश है, हम सभी लोग यहाँ पर रहने वाले सभी भारतीय हैं। ये कोई हिंदुस्तान नहीं है, न हम हिंदू हैं न हिंदुस्तान है देश। हम भारतीय हैं, भारत देश हमारा सबसे पहले ये होना चाहिए, बाद में सभी धर्म मजहब जो भी होना चाहिए। जो जिस धर्म को मान रहा है, जिस मजहब में है, वो अपना माने। ये हमारा अनेकता में विविधता का ये धर्म है, भारत देश है। कुछ भी कोई करे, लेकिन हम लोग जो है सबसे पहले भारतीय हैं, और भारतीय रहने के नाते, भारत देश के रहने के नाते, भारतीय रहने के नाते हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम लोग जो है समाज हित में ही काम करें, क्योंकि यही भारत देश है जो कभी सोने की चिड़ियों वाला देश था। यही वह भारत देश है जो विश्व गुरु रहा। तो उसी हम लोग मानवतावादी विचारधारा के लोग हैं, इंसानियत को मानते हैं। तो हमारे यहाँ न हिंदू न मुसलमान, कोई अन्य धर्म की बात नहीं होती है, सिर्फ इंसानियत की बात होती है, बहुजन समाज की बात होती है, सर समाज की बात होती है। हर व्यक्ति, हर समाज में सबको जीने का हक है, सबको सम्मान से रहने का हक है, सबको बराबरी का हक है। इसीलिए भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित भारतीय संविधान ये दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान बाबा साहब ने दिया। और बाबा साहब के इस संविधान को देश की सभी दल के लोग हैं, तमाम राजनीतिक दल के लोग हैं, लेकिन बाबा साहब के नाम पर किसी ने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया बहुजन समाज पार्टी की सरकार में माननीय बहन जी ने किया। और जो हमारे शहीद हुए इस देश की आज़ादी के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें हज़ारों हजार लोग मारे गए थे। उसी में जो है शहीद उधम सिंह, जो जनरल डायर को उसकी ब्रिटिश पार्लियामेंट में उससे बदला चुका था, ऐसा देश का अमर शहीद, उसके नाम पर, उसका यहाँ तक कि उसका नाम भी किसी ने नहीं जाना, उसका नाम मानवर कांसीराम माननीय बहन जी ने ला कर समाज में रखा। तभी हम लोग, तो कुछ लोग हमारे शहीदों को भी जाति के आधार पर उनको नीचे गिराने काम किए, उनको समाज में आने नहीं दिए। लेकिन ये बहुजन समाज धन्य है मानवर कांसीराम साहब, माननीय बहन जी, कि उन्होंने जितने महापुरुष हमारे हैं उनको ला के समाज में रखने का काम किए, और समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये लोग रात दिन लगे हुए हैं। मैं माननीय बहन जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और इसलिए कि ये अगर माननीय बहन जी नहीं होती, ये सत्ता नहीं होती बसपा की, तो शायद हमारा जो ओबीसी समाज है,
जिसमें हम भी हैं, और इसमें तमाम जातियां ऐसी हैं, ऐसी समाज में तमाम जातियां ऐसी हैं जो अपने हक अधिकार से वंचित रह जाते, और ये बहन जी के आने से इनको अपना हक अधिकार मिला और आगे जो है निश्चित तौर पर आगे मिलता रहेगा। जिस हिसाब से और दूसरे दल चाहे तो समाजवादी की बात करें तो वो लैपटॉप देने की बात कर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र आप पार्टी भी आ चुकी है यहाँ पे, वो भी कह रही है कि हम 300 फ्री यूनिट बिजली देंगे, और भाजपा भी टैबलेट और मोबाइल बांटने की बात कर रही। तो इसी कड़ी में आपका भी कुछ मुद्दा है जिसको लेकर के 2022 एक नज़र में है आपके? अन्य दल के लोग तो तमाम वादे करते हैं, बहुजन समाज पार्टी वादे नहीं करती, लेकिन जब माननीय बहन जी को सरकार बनाने का अवसर मिला तो सबसे पहले बहन जी सावित्रीबाई फुले शिक्षा मदद योजना लागू किया, और उस शिक्षा मदद योजना में 10,000 हाई स्कूल पास लड़कियों को 15,000 रुपया और एक साइकिल देने का काम किया बहन जी। और वो लड़की इंटर में चली गई, इंटर में पास हो गई तो उसको फिर 10,000 रुपया देने का काम किया। और जो लोग सोचते थे गांव में कि अगर बच्ची पैदा हो रही है तो उस बच्ची पैदा होना गलत मानते थे, बहन जी ने कहा कि इस खाई को मिटाना है, और लड़की लड़के में जो भेद लोग करते हैं इस खाई को मिटाने के लिए माननीय बहन जी ने, अगर किसी के घर में बच्ची पैदा हो गई तो उसको 1 लाख का एफडी तुरंत उसी समय जो है हमारे ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारी जाते थे, तहसील के जाते थे, 1 लाख का एफडी उनको नाम से हो जाता था। अगर वो लड़की 18 साल की हो जाने के बाद 1 लाख रुपया लेकर चाहे शादी विवाह वो करे, चाहे आगे की पढ़ाई करे। ये बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना माननीय बहन जी ने इन लोगों के हक में किया है। इसके बाद महामाया आवास योजना के तहत लोगों को लाभान्वित काम करने का काम, जो गरीबों को आवास नहीं बनता था वो आवास, अंबेडकर ग्राम सभा विकास योजना के तहत गांव के विकास के लिए उन्होंने काम किया। जो गांव में सड़क है उसके लिए उन्होंने काम किया। यानी गरीबों के हित में जितना भी संभव हुआ, सबसे पहले छात्रवृत्ति भी देने का काम बहन जी ने किया। अन्य दल के लोग छात्रवृत्ति तक बंद कर दिए हैं बच्चों के लिए, तो बहन जी का काम, जो हमारा लड़का लड़की कोई भी हमारे छात्र छात्रा अगर कहीं बीएड में एडमिशन करा रहे हैं तो 0 बैलेंस पर एडमिशन होता था, वो व्यवस्था अन्य सरकारें नहीं करती। ये भी सरकार जो चल रही है ये तो सब कुछ अब पैसा आप दीजिए तो एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बहन जी ने लेकिन 0 बैलेंस पर एडमिशन करने का काम किया, और शुल्क छात्रवृत्ति वो वापस भी दिलाने का काम किया। तो ये बसपा ने जो कार्य किया है वो जो है बहुत ही सराहनीय कार्य है। ऐसा कार्य पूरे देश की अन्य सरकारें चल रही हर जगह की, उसमें बहन जी की तुलना कोई करने वाला नहीं। ये थे हमारे साथ आजमगढ़ मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी सिकंदर प्रसाद कुशवाहा जी, जिन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव 2022 उत्तर प्रदेश को लेकर के कुछ बातें कही, बहुत सारी चीज़ें भी गिनाई। अब फिर से सरकार आएगी तो क्या चीज़ें धरातल पे उतर पाएंगी, ग्राउंड ज़ीरो पे उतर पाएंगी, हम सब देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।